आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब स्कॉट मॉरिसन आज दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट का इनेकाद करेंगे। वजीर-ए-आज़म ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो मुल्क को खुद कफील बनाने के लिए भारत में तैयार करदा मसनूआत को फरोग दें। मणिपुर के कारगुजार वजीर आला एन बीरेन सिंह को मुत्तफिका तौर पर बीजेपी की कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी के 9 मुंतखबा अरकान असेंबली की अपने रहनुमाओं के इंतखाब के लिए आज मीटिंग होगी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने भारत की खारजा पॉलिसी को एक आजाद और अवाम पर मरकूज पॉलिसी करार देते हुए इसकी सताइश की है। और बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में दुनिया के नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन ने लक्ष्य सेन को शिकस्त दे दी। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब स्कॉट मॉरिसन आज दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट का इनेकाद करेंगे। वजारत खारिजा ने एक बयान में कहा है कि इससे पहले 4 जून 2020 को तारीखी नौइयत की पहली वर्चुअल समिट मुनक़िद हुई थी, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात को एक जामे अहम शिराकत दारी तक पहुंचाया गया था। इस वर्चुअल समिट के दौरान दोनों रहनुमा जामे अहम शिराकत दारी के तहत मुख्तलिफ इक़दामात की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। तफसील हमारे नामा निगार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बाहमी ताल्लुकात में हालिया बरसों में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है और ये मुस्बत तब्दीली के साथ 2020 में अहमियत के हामिल जामा साझेदारी में बदल गए हैं। नवंबर 2017 में जारी ऑस्ट्रेलिया के खारजा पॉलिसी से मुतालिक करतास अबियज में भारत को ऑस्ट्रेलिया के बैनुल-अक़वामी साझेदारों में सबसे आगे दिखाया गया है। ऑस्ट्रेलिया क्वेड पहल के साथ साथ भारत बहरुल-कायल में भी एक किलीदी साझेदार है। ये भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस जैसी सह मुल्की तामीर और आसियान की क़यादत वाले फोरम्स में भी एक साझेदार है। भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए हुनरमंद अफराद के बड़े जराये में से एक है। भारत से बड़ी तादाद में तलबा और सयाहों की आमद का भी सिलसिला मुसलसल जारी है। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से अपील की है कि वो भारत को खुद कफील बनाने के मकसद से भारत में तैयार की गई अशिया को फरोग दें। जनाब मोदी ने अहमदाबाद में स्वामी नारायण गुरुकुल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानम SGVP के गुरुदेव शास्त्री जी महाराज की हयात पर तहरीर करदा एक किताब श्री धर्म जीवन गाथा की 6 जिल्दों की इजरा के मौके पर एक तकरीब से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया को दरपेश जंग और कोविड-19 आलमी वबा जैसी चुनौतियों के मद्देनजर आत्मनिर्भर भारत की जरूरत ज्यादा अहमियत की हामिल हो गई है। जनाब मोदी ने कहा कि हर शख्स को आज की गैर यकीनी आलमी सूरत हाल में नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जनाब मोदी ने लोगों से अपील की कि वो आत्मनिर्भर भारत को फरोग दें ताकि आलमी तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल के असरात में कमी लाई जा सके। वजीर-ए-आज़म ने लोगों से वोकल फॉर लोकल बनने के लिए भी जोर दिया और कहा कि इसकी बदौलत रोजगार के मौके पैदा होंगे और मुल्क ताकतवर बनेगा। मणिपुर के कारगुजार वजीर आला एन बीरेन सिंह को इत्तेफाक राय से बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। ये ऐलान बीजेपी की मरकजी मुशाहिद और मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कल पार्टी के रियासती सदर दफ्तर में बीजेपी के अरकान असेंबली के साथ बंद कमरे में एक मीटिंग की। वो कल सुबह मरकजी वजीरों भूपेंद्र यादव और किरण रिजिजू के हमराह इम्फाल पहुंची थी। बीजेपी के कानून साज अरकान के साथ बंद कमरे में मीटिंग के बाद वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि 9 मुंतखबा अरकान असेंबली ने एन बीरेन सिंह को मुत्तफिका तौर पर अपना कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया है। It's a good decision taken unanimously by everybody, and it will ensure that Manipur has a very good, stable and responsible government which will build further, because Centre today under the leadership of Prime Minister Modi gives special attention to the Northeast states,
and therefore I think this decision will go a long way in providing Manipur stability and a good governance together with all the MLAs who have won, because the people of Manipur have been so good in trusting and also giving the support by electing with majority BJP government. मणिपुर में बीजेपी ने अपने पास इख्तिदार बरकरार रखा है। उसने 60 रुकनी असेंबली में 32 सीटें हासिल की थी। एन बीरेन सिंह ने हिंगांग असेंबली सीट से जीत हासिल की थी। उत्तराखंड के बीजेपी के 9 मुंतखब अरकान असेंबली अपना लीडर मुंतखब करने की गरज से आज देहरादून में मुलाकात करेंगे, जो रियासत का अगला वजीर आला बनेगा। बीजेपी इस पहाड़ी रियासत में गैर मामूली तौर पर मुसलसल दूसरी मर्तबा इख्तिदार में आई है। अरकान असेंबली के रियासती असेंबली के अरकान की हैसियत से हलफ लेने के बाद बीजेपी कानून साज पार्टी की शाम को मीटिंग होगी। पार्टी के मरकजी मुशाहिदीन और मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी इस मीटिंग में शिरकत के लिए आज देहरादून पहुंच रहे हैं। नई दिल्ली में कल कारगुजार वजीर आला पुष्कर सिंह धामी, रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत रियासती बीजेपी के लीडरों ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर पार्टी की मरकजी क़यादत से मुलाकात की थी, जिसके बाद इस मीटिंग को तलब करने का फैसला किया गया था। बीजेपी ने 70 रुकनी उत्तराखंड असेंबली के लिए हाल ही में हुए इंतखाबात में 47 सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस ने 19 जबकि बीएसपी और आजाद उम्मीदवारों ने 2-2 सीटें जीती हैं। गोवा में बीजेपी के 9 मुंतखबा अरकान असेंबली की आज अपना रहनुमा चुनने के लिए मीटिंग होगी। बीजेपी गोवा के सदर सदानंद शेठ तनावड़े ने कहा कि कानून साज पार्टी की मीटिंग दोपहर 4 बजे मुनक्किद होगी, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि रियासत का अगला वजीर आला कौन होगा। जनाब तनावड़े ने कहा कि मीटिंग के बाद पार्टी रहनुमा गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्ले से मुलाकात करेंगे और नई सरकार की तश्कील का दावा पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के मरकजी मुशाहिद नरेंद्र सिंह तोमर और साथी मुशाहिद एल मुरुगन, गोवा चुनाव के इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस और डेस्क इंचार्ज सीटी रवि भी कानून साज पार्टी की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब तनावड़े ने कहा कि हलफ बर्दारी की तारीख गवर्नर से मुलाकात के बाद तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि हलफ बर्दारी की यह अजीम तकरीब 23 मार्च से 25 मार्च के दरमियान मुनक्किद होगी। 40 रुकनी असेंबली में बीजेपी के 20 असेंबली अरकान हैं और उन्हें 3 आजाद अरकान और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के 2 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इंतजामिया मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके को दहशत और बदउनवानी से पाक एक तरक्की याफ्ता मुआशरा बनाना चाहती है। आकाशवाणी के जम्मू के नामनिगार ने खबर दी है कि उधमपुर जिले में ज़ैली तरबियती मरकज पर 636 नए भर्ती किए गए सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ के अमले की अटेस्टेशन कम पासिंग आउट परेड के मौके पर अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्तलिफ चैलेंजों का बहादुरी के साथ मुकाबला करने पर हिफाजती दस्तों के रोल की सताइश की, जिसमें दरअंदाजी की कोशिशें और सरहद पार से हथियारों और मुनशियात की स्मगलिंग शामिल है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर तनव्वो से माला माल है, जो हमारी ताकत है और उसने तमाम चैलेंजों का कामयाबी के साथ मुकाबला किया है। नीज हमारे हिफाजती दस्ते चौकन्ना हैं। कोयले और कानकनी के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कानकनी वाले कुल जोग्राफियाई रकबे में पिछले कुछ बरसों के दौरान खातिरख्वाह इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस शोबे से पूरे मुल्क में 1 करोड़ 20 लाख लोगों को बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तरीके से रोजगार के मौके फराहम हो रहे हैं। कल 36वीं बैनुल-अक़वामी अर्जियाती कांग्रेस के इफ्तिताही इजलास से वर्चुअल वसीले से खिताब करते हुए जनाब जोशी ने कहा कि मादनियात की तलाश के काम में मौजूदा हुकूमत के तहत कई गुना इजाफा हुआ है। मादनियात के शोबे में की गई हालिया इस्लाहात को उजागर करते हुए जिसकी वजह से भारतीय मईशत में तरक्की हुई है, कानकनी के वजीर ने उन काबिल जिक्र इक़दामात को सराहा जो भारत के अर्जियाती सर्वे के महकमे ने जीएसआई ने मजीद महारत लाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तहत किए हैं। मुलाजिमीन के प्रोविडेंट फंड की तंजीम ईपीएफओ में इस साल जनवरी के महीने में 15,29,000 लोग शामिल हुए। ईपीएफओ ने बताया कि पेरोल के आदाद-ओ-शुमार के महीना ब महीना मुकाबले में भी जाहिर होता है कि दिसंबर 2021 के मुकाबले जनवरी 2022 में 2,69,000 लोगों का इजाफा हुआ।
سڑک ٹرانسپورٹ اور قومی شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے سماج کے پسماندہ طبقوں میں سماجی و اقتصادی تبدیلی لانے میں کارپوریٹ سماجی ذمہ داری اور چھوٹے کاروبار کی سماجی ذمہ داری کے رول کی اہمیت پر زور دیا ہے. ممبئی میں کل CSR جریدے کے مہارت سے متعلق چوتھے ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ سماجی شعبے میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا ہونے کا اہل بنایا جا سکے. اطلاعات و نشریات کے سیکرٹری اپورو چندر نے کل دبئی میں NBC اسٹوڈیوز کا دورہ کیا. یہ عرب خطے میں سب سے بڑا ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے. ان کے دورے کا مقصد بہترین طور طریقوں پر تبادلہ خیال کرنا اور بھارت اور NBC نیٹ ورکس کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے. جنوب مشرقی خلیج بنگال اور اس سے متصل جنوبی انڈمان کے سمندر پر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ انڈمان نکوبار جزائر سے گزرتے ہوئے شمال کی سمت بڑھ رہا ہے. آئندہ 12 گھنٹے میں اس کے شدید ہو کر آج شام تک سمندری طوفان کی شکل اختیار کرنے کا امکان ہے. احتیاطی اقدامات کے طور پر انڈمان نکوبار جزائر میں تمام سیاحتی سرگرمیوں کو کل تک کے لیے معطل کر دیا گیا ہے. آج سبھی اسکول بند ہیں. اگلے کناروں پر جہاز کی خدمات منسوخ کر دی گئی ہیں. اسی دوران انڈمان و نکوبار جزائر میں تعینات NDRF کی ٹیمیں ضلع انتظامیہ کی مدد سے نشیبی علاقوں کا جائزہ لے رہی ہیں اور لوگوں کو اس سلسلے میں آگاہ کر رہی ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کی خارجہ پالیسی کے ایک آزاد پالیسی ہونے پر ستائش کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بھارت کے عوام کی بہتری کے لیے ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا صوبے میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھارت کو ایک آزاد خارجہ پالیسی برقرار رکھنے پر سلام کرتے ہیں. خان نے کہا کہ بھارت جو کوآڈ کا ایک حصہ ہے امریکی پابندیوں کے باوجود روس سے تیل برآمد کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کوآڈ اتحاد کا ایک رکن ہے جبکہ امریکہ بھی اس کے ارکان میں شامل ہے لیکن پھر بھی بھارت خود کو غیر جانبدار قرار دیتا ہے. عمران خان نے کہا کہ بھارت روس سے جسے پابندیوں کا سامنا ہے تیل درآمد کر رہا ہے اور ایسا اس لیے ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی اس کے عوام کے لیے ہے. میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ آزاد فارن پالیسی رکھی. آج ہندوستان ان کے ساتھ ملا ہوا ان کا الائنس ہے. کوآڈ کے اندر امریکہ کا الائنس کی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں. روس سے تیل منگوا رہا ہے جبکہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہندوستان کی پالیسی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے. عمران خان نے یہ رائے ایسے وقت میں ظاہر کی ہے جب انہیں اقتدار سے بے دخل کر دیے جانے کا خطرہ درپیش ہے کیونکہ حکمراں پارٹی کے کئی قانون ساز ارکان نے عدم اعتماد کی ووٹنگ سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے اپنی حمایت واپس لے لی ہے. بیڈمنٹن میں دنیا کے پہلے نمبر کے کھلاڑی وکٹر ایکسلسن نے کل رات برمنگم میں آل انگلینڈ اوپن بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے مردوں کے سنگلز کے فائنل میں لکشے سین کو 21-10 21-15 سے ہرا دیا. یہ میچ 53 منٹ تک جاری رہا. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان. شکریہ اسلم. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ ملاپ اور پرتاپ کی سرخی ہے بھارت اور جاپان نے صاف ستھری توانائی کے شعبے میں شراکت داری کا عہد کیا. وزیر اعظم مودی نے اسے صحت مند اقتصادی ترقی کے ہدف اور موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا. صدر جمہوریہ نے پرانی دلی میں ہیریٹیج پارک کا افتتاح کیا. اس خبر کو روزنامہ ملاپ نے سرخی بنایا ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ 2 اپریل کو بھارت آئیں گے. اس خبر کو راشٹریہ سہارا، انقلاب، ہندوستان ایکسپریس اور دیگر تقریباً سبھی اخباروں نے نمایاں کیا ہے. اخبار لکھتا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ وزیر اعظم مودی کی دعوت پر بھارت کا دورہ کر رہے ہیں. بیرین سنگھ پھر بنیں گے منی پور کے وزیر اعلیٰ. اتراکھنڈ کے لیے پشکر دھامی ریس میں آگے. اس خبر کو بھی روزنامہ پرتاپ، ہندوستان ایکسپریس اور دیگر نے سرخی بنایا ہے. اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب اسکاٹ موریسن آج دوسری بھارت آسٹریلیا ورچوئل سمٹ کا انعقاد کریں گے. وزیر اعظم نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ ملک کو خود کفیل بنانے کے لیے بھارت میں تیار کردہ مصنوعات کو فروغ دیں. منی پور کے کارگزار وزیر اعلیٰ این برین سنگھ کو متفقہ طور پر BJP کی قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کر دیا گیا ہے. اتراکھنڈ اور گوا میں BJP کے 9 منتخبہ ارکان اسمبلی کی اپنے رہنماؤں کے انتخاب کے لیے آج میٹنگ ہوگی. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کی خارجہ پالیسی کو ایک آزاد اور عوام پر مرکوز پالیسی قرار دیتے ہوئے اس کی ستائش کی ہے.
इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।